अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ मिस रब्या और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और भरपूर तरीके से जो है वो स्टडी कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। एज़ यूजुअल सबसे पहले जो है वो हम अपने लेक्चर के कंटेंट्स देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट एसे राइटिंग। आज जो है वो हम एसे राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हों तो हमने जो है वो टाइप्स ऑफ राइटिंग पढ़ी थी। बेसिकली दे वर द टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग हमने पढ़ा। तो हम जो है वो बड़े सीक्वेंस से जो है वो पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन से लेके अब तक जो है वो राइटिंग तक वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो पहुंच रहे हैं। लास्ट टाइम पैराग्राफ राइटिंग पे हमने फोकस किया था, तो आज से हम जो है वो ऐसे राइटिंग पे फोकस करेंगे। आज हम ऐसे राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेस पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपके ऐसे में कौन सी ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए जो आपके ऐसे को बेहतरीन बना सकती हैं, या आपके जहन में भी आता होगा कि क्या चीज़ें हैं या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं जो एक ऐसे को बेहतरीन ऐसे बनाती हैं। सो दीज आर ऑर्डर, यूनिटी, ब्रेविटी, इफ़ेक्टिव स्टाइल, पर्सनल टच, स्टेप्स टू राइट ऐसे राइटिंग एंड चेकलिस्ट। मैं आपको स्टेप्स टू राइटिंग ऐसे भी बताऊंगी कि आपने ऐसेज जो हैं वो कैसे लिखते हैं, और वन बाय वन ऑल दीज क्वालिटीज़ विल बी एक्सप्लेन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ एन ऐसे, कि एक ऐसे क्या होता है, या ऐसे को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, ऐसे की डेफिनेशन क्या है। सो द वर्ड ऐसे कैन बी डिफाइंड एज ए piece of composition that is the result of a conscious effort to produce a unified, balanced, and coherent piece of writing. To write an essay is to put into words one's own ideas and reflection on a given subject or topic. जी, वर्ड ऐसे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए पीस ऑफ कॉम्पोजिशन। कंपोज करना क्या होता है? लिखना। ठीक है, तो एक पीस ऑफ राइटिंग होता है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्शियस एफर्ट, जो आप शौरी तौर पे कॉन्शियस एफर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस ए यूनिफाइड, बैलेंस्ड एंड कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग। यानी आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आप किसी एक टॉपिक पे एक बड़ा ही यूनिफाइड किस्म का, बैलेंस्ड, मुनासिब किस्म का और लॉजिकल रबत वाला जो है वो कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस करें। टू राइट एन ऐसे इज़ टू पुट इनटू वर्ड्स वंस ओन आइडियाज़। बेसिकली राइटिंग ऐसे क्या है? राइटिंग ऐसे में आप ऐसा करते हैं कि अपने ख़यालात को, या राइटर जो है वो अपने ख़यालात को क्या करता है, लफ्ज़ों की शक्ल में ढालता है। यानी ख़्याल को लफ्ज़ों की शक्ल में ढालना राइटिंग होता है। So, to write an essay is to put into words one's own ideas and reflection. और रिफ्लेक्शन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इजहार ख़याल, थॉट, या आप जो है वो सोच रहे होते हैं, आपकी सोच को रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, या इजहार ख़याल को भी रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को और अपने ख़याल को जो है वो क्या करते हैं, लफ्ज़ों में ढालते हैं ऑन अ गिवन सब्जेक्ट और टॉपिक। यानी आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के बारे में आपके अपने जो ख्यालात होते हैं उनको आप लफ्ज़ों में ढाल के लिख देते हैं। सो दैट बिकम्स एन ऐसे। लाइक यू आर गिवन अ टॉपिक टू राइट ऑन बुक रीडिंग। ठीक है, आपको टॉपिक दिया जाता है बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग के बारे में आपके जहन में जितने भी ख्यालात हैं, जितने भी जो थॉट्स आपके जहन में गैदर्ड हैं, यू विल बी राइटिंग ऑल दोज थॉट्स। और यू आर गिवन अ टॉपिक टू राइट एन ऐसे, द टॉपिक इज़ माई फादर। ठीक है, टॉपिक क्या है? माई फादर। तो माई फादर, या आपके अपने फादर के बारे में आपके जहन में जितनी भी थॉट्स हैं, जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं, यू विल बी राइटिंग ऑल दीज रिफ्लेक्शंस इन अंडर द टॉपिक एंड योर ऐसे विल बी देयर। आप अपने थॉट्स को लिखेंगे अपने फादर के बारे में, और आपका जो है वो एक फुल फ्लैश्ड ऐसे जो है वो आपके सामने तैयार हो जाएगा। लेकिन यू नीड टू फॉलो सम रूल्स, यू नीड टू टेक केयर ऑफ सम स्टेप्स। सो उन स्टेप्स को भी हम देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम ये देख लेते हैं कि ऐसे और पैराग्राफ में फ़र्क क्या होता है।
अब मैंने आपको बताया कि हम जो है वो लास्ट स्टेज ये लास्ट लेक्चर्स पे जो है वो पैराग्राफ राइटिंग पे हमारे लेक्चर्स रहे हैं, और उसी चीज़ पैराग्राफ जो है वो आप ये समझ ले कि एक छोटा लेवल था, और ऐसे जो है वो उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल है। इसलिए हमने बड़ी लॉजिकली वन स्टेप बाय स्टेप जो है वन बाय वन जो है रीडिंग से राइटिंग की तरफ आए, राइटिंग पैराग्राफ से अब हम ऐसे राइटिंग की तरफ आ रहे हैं। सो लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन एन ऐसे एंड अ पैराग्राफ। एक ऐसे और एक पैराग्राफ में फ़र्क क्या होता है? The main difference between a paragraph and an essay is that a paragraph could be considered to provide complete information on a subject, while the essay is an attempt to deal with the topic from the writer's personal perspective. Yes, जी, दो मेन डिफरेंस क्या है कि एक पैराग्राफ क्या होता है, एक पैराग्राफ कुड बी कंसीडर टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक पैराग्राफ में हम जो है वो ऑब्जेक्टिव किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमें उस पैराग्राफ के बारे में या उस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक हमें दिया गया है उसके बारे में हम अपने पैराग्राफ लिखना है, तो एक जो ऑब्जेक्टिव किस्म की, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो हमने दूसरों से सुनी है, जो हमने जो है बुक से पढ़ी है, जो बड़ी लॉजिकल सी है, ऑब्जेक्टिव सी है, वो इन्फॉर्मेशन हम लिख देते हैं और वो हमारा पैराग्राफ बन जाता है। While जबकि the essay is an attempt to deal with the topic from the writer's personal perspective, लेकिन essay जो है वो एक कोशिश होती है कि टॉपिक को डील किया जाता है राइटर के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सपेक्टिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पैराग्राफ में आप अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को नहीं लिखते, क्योंकि पैराग्राफ शॉर्ट होता है, ठीक है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो लॉजिकल होती है, जो ट्रुथ पे बेस्ड होती है, जो आपके पास एक्नॉलेज्ड होती है, आप उसको पैराग्राफ में लिख देते हैं और आपका पैराग्राफ एक मुकम्मल तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसे चूँकि दिस इज़ अ बिगर लेवल, आपको कुछ ज़्यादा लेंथी लिखना होता है, तो आप क्या करते हैं, अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स, अपना रिफ्लेक्शन, अपने पर्सपेक्टिव से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप शामिल कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन ऐसे एंड अ पैराग्राफ। और वैसे भी पैराग्राफ जो है वो छोटा होता है और ऐसे जो है वो बड़ा होता है। और एक ऐसे में कितने ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे में बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में ऐसे नहीं होता, ठीक है। ऐसे जो है वो पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होता है। ऐसे लाइक यू कैन से ऐसे इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स। मुख्तलिफ पैराग्राफ्स का जो है वो एक किस्म का एक कम्बिनेशन होता है, या एक हमारे सामने जो है वो एक पीस ऑफ राइटिंग होता है मुख्तलिफ पैराग्राफ्स का। सो लेट्स सी characteristics of essays. Yes, I was telling, as I was giving you an example of writing an essay, I told you people that if you are given a topic to write an essay on my father, so whatever to your mind comes about your father, you will be writing and your essay will be there, but you need to take care of some rules, some qualities to make your essay better one. So let's see these qualities. Characteristics of essay writing. A good essay must contain the following characteristics. Here are some characteristics that an essay should have, and that is unity. उसमें unity होनी चाहिए, order होना चाहिए, brevity होनी चाहिए, style अच्छा होना चाहिए और personal touch होना चाहिए. An essay must be unity, treating in an orderly manner of one subject. ऐसे में जो है वो यूनिटी होनी चाहिए और ऑर्डरली बड़ी तरतीब से जो है वो एक सब्जेक्ट को उसको डील करते होना चाहिए. इट शुड बी कंसाइसली रिटन एंड नॉट टू लॉन्ग. इससे जो है मुख्तसर तरीके से लिखा होना चाहिए और ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. एंड द स्टाइल शुड बी सिंपल. ये बी लिखा हुआ, बी वाई बाय बन जाता है, लेकिन इधर बी होगा, बी ई. सो एंड द स्टाइल शुड बी सिंपल. स्टाइल जो है वो बिल्कुल अंदाज सादा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. एंड इट शुड हैव एन इंडिविजुअलिटी. इसमें इनफरादियत होनी चाहिए और शो द पर्सनल टच ऑफ द राइटर. राइटर के पर्सनल टच को दिखाना चाहिए. अब मैंने आपको बताया कि ऐसे की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. यूनिटी, ऑर्डर, ब्रेविटी, स्टाइल, पर्सनल टच. अब यूनिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, ब्रेविटी क्या है, स्टाइल क्या है और पर्सनल टच से क्या मुराद है. वी आर गोना हैव ए लुक at all of these qualities one by one. अभी जो है वो हम one by one इन सारी qualities को देखते हैं. So let's move forward. So the first one is order.
It is the sequence of organizing the points in each paragraph of an essay. Basically order क्या है कि आपने अपने पॉइंट्स को, जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास उस टॉपिक के बारे में, उसको जो है क्या कर देना है, ऑर्गेनाइज कर लेना है, बड़े सीक्वेंस से ऑर्गेनाइज कर लेना है. एज ईच पैराग्राफ बिगन्स विद अ टॉपिक सेंटेंस, जैसा कि हर पैराग्राफ जो होता है वो एक टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है. और टॉपिक सेंटेंस क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पता है. वी हैव डिस्कस्ड इट मैनी टाइम्स इन आवर लेक्चर्स. So, as each paragraph begins with a topic sentence, the supporting details should be sequenced in the most appropriate order to strengthen or justify the main idea in the topic sentence. अच्छा, अब क्या होता है, अब ये ऑलरेडी आपको पता है कि एक पैराग्राफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, ठीक है, और साथ में उसका कंक्लूजन होता है. अब क्या है, आपका टॉपिक सेंटेंस जो है वो बड़े जो है वो मुख्तसर अंदाज में शुरू होना चाहिए, और फिर टॉपिक सेंटेंस के साथ ही आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज में एक्सप्लेन होनी चाहिए, और इस तरह से जो है वो एक ऑर्डर्ड में हो जाएंगी आपकी चीज़ें. द नेक्स्ट इज़ यूनिटी. यूनिटी के नाम से ही जो है वो हमें वाज़ेह हिंट मिल रहा है कि यूनिटी से मुराद ये है कि आइडियाज़ जो हैं वो यूनाइटेड होने चाहिए. यानी जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं हमें उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही रहना है, उस टॉपिक के अबाउट ही लिखना है, ना कि आपका टॉपिक कोई और हो और आप लिखते लिखते जो है वो किसी और टॉपिक पे चले जाएं. सो लेट्स सी, ईच पैराग्राफ शुड कंटेन ओनली वन मेन आइडिया. ये मैं आपको कितनी ही मरतबा बता चुकी हूँ कि हर पैराग्राफ जो है वो एक थॉट पे होता है, एक आइडिया पे होता है, और बेहतरीन बात यही होती है कि हम एक पैराग्राफ में सिर्फ एक थॉट को ही डिस्क्राइब करें. सो ईच पैराग्राफ शुड कंटेन ओनली वन मेन आइडिया विच इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल सबऑर्डिनेटिंग आइडियाज़. ठीक है, क्या होता है, मेन आइडिया एक होता है लेकिन उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम माइनर आइडियाज़ को से हेल्प आउट ले रहे होते हैं. The matter included in each paragraph should be closely interlinked and should throw some light on the topic. हर पैराग्राफ में जो मवाद होता है हमारे पास उसे क्या करना चाहिए, वो इस तरह का मवाद होना चाहिए कि किसी भी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो टॉपिक को मज़ीद वाज़ेह करे, यानी वो टॉपिक से ही रेलिवेंट हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, बट इट मस्ट थ्रो सम लाइट ऑन द topic. Although we can express our thoughts in many ways and treat the topic from different perspectives, अगर हम अपनी थॉट्स को जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वाज़ेह कर सकते हैं और टॉपिक को मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर सकते हैं. द डिस्कशन शुड इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन. लेकिन हमारा जो डिस्कशन है उसका अख्ताम जो है वो इसी बात पे होना चाहिए, दैट वी हैव ऑलरेडी फार्मूलेटेड इन आर माइंड. यानी कंक्लूजन जो है वो ऐसे का वही होना चाहिए जो ऑलरेडी हमने अपने जहन में सोचा हुआ है. अब देखें ना, जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप टॉपिक आपके सामने आता है, तो अच्छा स्टूडेंट वो नहीं होता जो टॉपिक सामने आया और उसने फौरी तौर पे जो है पेन खोला और लिखना शुरू कर दिया. ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं होती, नॉट एट ऑल. अच्छा स्टूडेंट वो होता है चाहे जितना भी आसान टॉपिक हो, वो टॉपिक को देखे और फिर एटलीस्ट जो है वो 3 to 4 मिनट्स उस पर सोचे, चाहे ऐसे का टॉपिक कितना ही आसान क्यों ना हो, चाहे वो माय फादर या माय सेल्फ पे ही क्यों ना हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप उस ऐसे को टॉपिक को देखें, फिर उस पर 4 से 5 मिनट जो है वो मैक्सिमम जो ये आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है या ज़्यादा मार्क्स का ऐसे लाइक 15 मार्क्स का है तो फिर उस पर ज़्यादा सोचें, और अगर 5 मार्क्स का है तो फिर 1 या 2 मिनट जो है वो आपको लाजमी उस पर सोचना चाहिए. अच्छा, वो सोचने से क्या होगा, वो एक तरतीब बन जाएगी ना, आपने आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप मेंटली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कर लेंगे, जहन में जो है उसको ऑर्गेनाइज्ड कर लेंगे. और अगर आप सोचे बगैर लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर तो यही होगा ना, जो चीज़ जहन में आती जाएगी वो लिखते जाएंगे, जो जैसी बात जहन में आई वो लिखते गए, तो उस तरह वो जो है वो यूनिटी नहीं रहेगी, वो रबत नहीं रहेगा. इन्फॉर्मेशन तो होगी, इन्फॉर्मेशन तो आप टॉपिक के बारे में दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो ऑर्डर नहीं होगा. वो ऐसे ही होगा कि जैसे आप जो है वो बातें कर रहे हैं, कभी उधर की मार रहे हैं कभी उधर की मार रहे हैं. अब देखें, जब आप अपनी फ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं तो फिर भी आप किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, वो टॉपिक ख़त्म हुआ फिर दूसरे टॉपिक पे, फिर तीसरे टॉपिक पे. लेकिन अगर आप बातें ही ऐसे करेंगे, कभी आप जो है वो खाला की बात करना शुरू हो जाते हैं और कभी जो है वो आप अपने बचपन की बात करना शुरू हो जाते हैं, कभी पेपर्स की बात कर रहे हैं और कभी जो है वो आप किसी की डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक एक सेंटेंस इन चारों
टॉपिक्स पे बोल रहे हैं तो वो एक बात नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब भी कभी आपको ऐसे राइटिंग का काम मिले या वैसे भी किसी भी क्वेश्चन का काम मिले, तो बिफोर राइटिंग ए गुड स्टूडेंट डज थिंक, वो ज़रूर सोचता है, कम से कम 3 से 4 मिनट सोचता है अपनी इंफॉर्मेशन को या उसके बारे में जो कुछ आपको आता होता है, आप उसको अपने जहन में ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं, देन यू स्टार्ट राइटिंग। सो इस तरह क्या आता है, यूनिटी आती है और अख्ताम भी आप जो है वो उसी आइडिया पे कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी आपके पास जो है वो जहन में ऑर्गेनाइज्ड होता है। लाइक जब आप सोचेंगे तो आप जहन में ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि पहले मैंने बात ये लिखनी है, दरमियान में ये लिखनी है और अपना अख्ताम जो है, जो कंक्लूजन में मैंने ये वाली बात लिखनी है। इस तरह आपका जो है वो बहुत बेहतरीन ऐसे तैयार हो जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्रेविटी। अच्छा, ब्रेविटी के बारे में जो है वो एक बड़ा मशहूर मकोला भी है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विच। जो इंग्लिश का एक मशहूर मकोला है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विच। इसकी उर्दू आपने खुद तलाश कर लेनी है, ठीक है। सो लेट्स रीड फर्दर। Although there is no prescribed rule regarding the length of essay। अच्छा, ब्रेविटी वैसे मुख्तसर को कहते हैं, ठीक है। प्रिसाइज एंड कंसाइज भी इसी को कहते हैं कि मुख्तसर मगर जाम में। तो ब्रेविटी भी जो है मुख्तसर होना चाहिए आप कैसे, लेकिन जो है वो उसके साथ साथ जो है वो उसको जाम में भी होना चाहिए। Although there is no prescribed rule regarding the length of an essay, it should be long enough to fully include the discussion of our viewpoint and short enough to be read and comprehended in one sitting। जी, अच्छा, अगर आप किसी से पूछे कि हमें ऐसे कितना लिखना चाहिए तो हर बंदा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देगा, या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अबाउट राइटिंग एन ऐसे कि एक ऐसे जो है वो सिर्फ 200 वर्ड्स का होना चाहिए, या एक ऐसे जो है वो 350 वर्ड्स का होना चाहिए, या एक ऐसे जो है 400 वर्ड्स का होना चाहिए। पहली बात ये कि क्लास टू क्लास वेरी करती है ये बात, ठीक है। लाइक जब आप जो है वो 5th क्लास में थे तो तब आप अगर याद करें तो आप सिर्फ एक पेज का ये 10 से 15 लाइंस कैसे लिखा करते थे। जब आप 8वीं क्लास में आए तो आपने जो है वो एक वर्क का लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप 9th 10th में आए तो आपने जो है वो 2-3 वर्क पे चले गए, ठीक है। सो इस तरह जो है वो एक तो क्लास टू क्लास वेरी कर रहा होता है ये बात, और मार्क्स पे भी डिपेंड हो रहा होता है कि अगर 5 नंबर कैसे आपको दिया गया है तो आप जो है वो 100 वर्ड्स कर लें, ठीक है। अगर जो है वो आपको दिया गया है, अगर आपको 15 मार्क्स कैसे है तो आपको लाजमी चाहिए कि आप 200 से 250 वर्ड्स तक लिखें। तो इस तरह से है कि लेंथ जो है ना वो फिक्स्ड नहीं है किसी भी ऐसे के लिए। देर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड रूल, कोई रूल जो है वो पक्का रूल हमें नहीं दिया गया रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ एन ऐसे। इट शुड बी लॉन्ग इनफ टू फुली इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ आवर पॉइंट। हाँ, इसे इतना लाजमी लॉन्ग होना चाहिए, इतना लाजमी बड़ा होना चाहिए कि इसमें जो है वो हमारी डिस्कशन जो है वो मुकम्मल तौर पे इन्वेलप हो जाए, हम मुकम्मल तौर पे अपने आइडियाज़ लिख सकें, अपने व्यू पॉइंट्स लिख सकें, एंड शॉर्ट इनफ। और इसे इतना शॉर्ट भी होना चाहिए टू बी रेड कि इसे पढ़ा जा सके, एंड कम्प्रीहेंडेड इन वन सिटिंग, और वन सिटिंग में बैठ के इसे समझा भी जा सके, ठीक है। आपका ऐसे जो है ये यूजुअली एक ऐसे इतना लंबा होना चाहिए कि उसमें हमारे पास इनफ मटेरियल हो, यानी हमें लिखते वक्त हमें ये ना महसूस हो कि हमने कोई चीज़ स्किप कर दी है, कोई चीज़ छोड़ दी है, ठीक है। फुली डिस्कस्ड थिंग्स उसमें मौजूद हों। और दूसरी बात, इतना शॉर्ट होना चाहिए कि सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड भी हो सकें। इन जनरल, अमूमी तौर पे द नेचर ऑफ द टॉपिक एंड इट्स ट्रीटमेंट गिव सम आइडिया ऑन द लेंथ। एक जो टॉपिक होता है वो भी जो है वो हमें बता रहा होता है कि इसके बारे में कितना लिखा जा सकता है। लाइक अगर जो है वो टॉपिक बहुत आसान है, माय फादर है, कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं ना, कुछ टॉपिक्स जनरल होते हैं, सेल्फ राइटिंग वाले होते हैं, जैसे माय फादर, माय चाइल्डहुड, माय फर्स्ट ईयर एट कॉलेज, माय फ्रेंड, दिस सच टाइप ऑफ टॉपिक्स। ये टॉपिक्स क्या हैं, अब ये जनरल हैं, आप इस पर अगर आपके पास टाइम है, आप फारिग हैं, सो यू कैन राइट इवन 20 पेजेस। आप उस पर जो है वो क्या कर सकते हैं, 20 पेजेस भी लिख सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, यूजेस ऑफ इंटरनेट हैं, ठीक है, तो इस पे आप 20 पेजेस भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत जो है वो
किस्म के होते हैं, या बहुत आप ये समझ लीजिए कि साइंटिफिक टाइप के होते हैं, या बहुत लिमिटेड होते हैं कि उसके बारे में जो है वो एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं होती, और दूसरी बात कि वो होते भी जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होते, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जैसे आप ये समझ लें फॉर एग्ज़ाम्पल द रोल ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द रोल ऑफ जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हुई 1914 से स्टार्ट हुई और 1908 तक गई, ठीक है, 1918 तक गई, 1914 से शुरू हुई और 1918 तक गई। उसमें जर्मनी क्या क्या रोल था। आप इस पे जो है वो आप 20 पेजेस नहीं लिख सकेंगे अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आप जैसे बच्चे हैं तो आप तो इस ऐसे को पहले रट्टा लगाएंगे खूब, और बाद में बड़ा भी अगर कोई ज़हीन बच्चा है तो वो 4 से 5 पेजेस लिख सकेगा, और यूजली आप 1-2 पेज के बाद आपकी बस हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक ही इस तरह का है। टॉपिक बहुत जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे जाएंगे और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो टॉपिक होता है ऐसे का, वो भी इस बात को डिटर्मिन कर रहा होता है कि इसमें हमने कितनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सो मैनी टाइम्स, और कभी कभार क्या होता है, बल्कि ज़्यादा बार ऐसा होता है, आइदर वर्ड लिमिट और अ टाइम लिमिट इज़ गिवन टू राइट एन ऐसे, कि हमें वर्ड लिमिट दी जाती है या टाइम लिमिट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो है वो आपको जो है टाइम वर्ड लिमिट दी जाती है कि आपने 200 से लेकर 250 वर्ड्स के दरमियान कैसे लिखना है, ठीक है, तो ये वर्ड लिमिट है। या फिर आपको वर्ड लिमिट दी जाती है कि आपने 300 से 350 वर्ड्स के दरमियान ऐसे लिखना है। यूजुअली जो है वो एग्जाम्स में यही हेडिंग होती है कि राइट डाउन एन ऐसे, आगे ब्रैकेट में लिखा होता है वर्ड्स 350 to 400 या 250 to 400, कुछ भी इस तरह का, ठीक है, ऑन द टॉपिक ऑफ, आगे टॉपिक लिखा होता है। तो यूजुअली क्या होता है, वर्ड लिमिट दी जाती है। और टाइम लिमिट तो आप पेपर्स में तो उस तरह से नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी अच्छी अकेडमी में पढ़ते हैं तो वो यूजुअली जो है वो टाइम लिमिट भी दिया जाता है, लाइक 30 मिनट्स, 250 वर्ड्स 30 मिनट्स, ठीक है। ये हर अकेडमी या हर इंस्टीट्यूट का अपना जो है वो टेस्ट लेने का तरीका होता है, तो उसमें जो है वो टाइम लिमिट भी गिवन हो सकती है। सो मुख्तसर बात ये है कि आप कैसे को मुख्तसर होना चाहिए मगर जामे होना चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव इफ़ेक्टिव स्टाइल। उसके बाद जो है वो आपके एस्से का स्टाइल बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, पुरअसर होना चाहिए। द स्टाइल ऑफ एन एस्से इज़ करेक्टराइज्ड बाय द क्लैरिटी एंड वैरायटी इन द एक्सप्रेशन एंड बाय द यूज़ ऑफ प्लेन डायरेक्ट एंड फोर्सफुल लैंग्वेज। यानी ऐसे जो है उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, उसमें जो है वो वाजिया होना चाहिए, उसको विविड होना चाहिए, फसीहो बलीग होना चाहिए, और उसमें वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस यूज्ड हुए होने चाहिए। अब एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, यानी आप जो है वो फिगर ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर लें, आप ईडियम्स यूज़ किया करें, आप फिगर ऑफ स्पीच जो है उसको इस्तेमाल करें। उसमें सिमिली है, उसमें मेटाफर है, उसमें पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, उसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने जो है वो तरह तरह के एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करने हैं। ईडियम्स आप लाजमी आपको आने चाहिए, ठीक है, आप ईडियम्स इस्तेमाल करें, प्रोवर्ब्स इस्तेमाल करें, तो आप इंग्लिश के एक्सप्रेशंस इतने इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस हैं कि आई इवन कांट डिस्क्राइब ऑल देम, तो आप उनको इस्तेमाल करें। और लैंग्वेज, अच्छा कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हम जितनी हाई फाई लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जितनी वोकेबलरी मुश्किल से मुश्किल इस्तेमाल करेंगे, हमारा इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है, बट नॉट एट ऑल। यू नो लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि हम जितने मुश्किल से और जितने बड़े बड़े अल्फाज और जितने बड़े बड़े स्पेलिंग्स वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, शायद हमारा इंप्रेशन उतना ही अच्छा जाता है, बट नहीं। एज नाउ आई हैव स्टडीड यू नो a lot of English, I have studied a lot of many books, a lot of grammar and this and that, so मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हम जितनी सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उतना हमारे लिए बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद होता है बात को कन्वे करना, और जितनी आसानी से अगले बंदे को आपकी बात समझ आ रही है आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। लाइक आई एम टीचिंग यू, ये अभी तक जितनी मैंने स्लाइड्स आपके सामने शेयर की हैं या पहले भी जितने जो है वो लेक्चर्स शेयर किए हैं, शायद ही कोई एक ऐसा वर्ड उनमें हो या 2-3 वर्ड्स हों कि जिनके मीनिंग ना आपको आते हों। ऑन द होल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू यूज़ सिंपल लैंग्वेज। मेरी हत्तल मकान ये कोशिश होती है कि मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करूं, और कोई एक वर्ड भी ऐसा यूज़ करने से गुरेज करूं जिसका मीनिंग आपको ना आता हो या आपको समझने में मुश्किल आ रही हो। तो आपने भी ऐसे राइटिंग में ऐसा करना है कि सिंपल से सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में जितनी आसानी होगी आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो ये चीज़ आपके स्टाइल में आती है कि आपकी डिक्शन
ऐसे की जो डिक्शन है, यानी ऐसे की जो लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसे डिक्शन कहते हैं ना, जो हम ऐसे में अपनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़ुबान। तो आपकी डिक्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। हाँ, उसमें मेटाफर्स आप यूज़ कर लें, सिमिलीज यूज़ कर लें, लेकिन वोकैबुलरी को जितना आसान रखना चाहते हैं, हो सकता है जितना आसान हो सकता है उसे उतना ही रखें। सो इट विल बी वेरी इफेक्टिव देन। सो एंड द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल टच। बेहतरीन ऐसे वो होता है जिसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था, एन ऐसे इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर्स पर्सनल यूज़ ऑन अ गिवन टॉपिक। जैसे सबसे जो है वो पहले मैंने आपको पैराग्राफ और ऐसे में फ़र्क बताया। तो पैराग्राफ मैंने आपको वो बताया कि जिसमें जो है वो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, हम उतनी इन्फॉर्मेशन उसमें लिख देते हैं। लेकिन एक ऐसे वो होता है जिसमें हम अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे होते हैं। सो ऐसे इज द एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर्स पर्सनल यूज ऑन अ गिवन टॉपिक। ठीक है, पर्सनल उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिस्क्राइब होता है ऐसे में। इट इसेंशली रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स वे ऑफ थिंकिंग एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग। इसमें जो है वो राइटर का जो वे ऑफ थिंकिंग है और स्टाइल जो है, एक्सप्रेशन जो है वो लाजमी तौर पर पाया जाता है। So these were the characteristics of essay. So now coming towards steps to essay writing and checklist. आपने कौन से steps जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं essay writing के लिए, step by step हमने चलना है ना। So let's see. The following list provides some guidelines for essay writing. ये list है, ठीक है, 7 टोटल स्टेप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आपने इनको ध्यान से जो है वो सुनना है और फिर इनको लर्न भी करना है। क्रिटिकली थिंक ओवर द टॉपिक एंड जॉट डाउन द पॉइंट्स दे अकर टू यू। इस बात में मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अच्छा बच्चा वो नहीं होता जिसने टॉपिक को देखा और धड़ाधड़ जो है वो लिखना शुरू कर दिया। आप में से बहुत से बच्चों की ऐसी आदत होगी। नो, दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग। आपने क्या करना है, पहले उसको क्रिटिकली देखना है कि इस पे मैं क्या क्या लिख सकती हूँ। लाइक अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूँ तो इस ऐसे को ऐसे स्टार्ट करूँ तो किसी और तरीके से भी तो हो सकता है। क्या मैं उस इंसिडेंट को पहले ना लिख लूँ? तो आपने उसको क्रिटिकल देखना है और फिर जल्दी जल्दी से जो है वो रफ पॉइंट्स बना लेने हैं ताकि आपको जो जब नीट लिखें तो आसानी हो। देन ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स इन वेरियस सेगमेंट्स गिविंग ईच सेगमेंट ए सूटेबल हेडिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कर लेना है। फिर जो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उनको हेडिंग वाइज जो है वो आप क्या कर लें, उनको डिवाइड कर लें और हेडिंग भी जो है वो रफ मटेरियल पे ही रखें। सीक्वेंस द सेगमेंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन। फिर आपने क्या करना है कि एक आउटलाइन बना लेनी है। हर अच्छे ऐसे की पहले आउटलाइन बनाई जाती है। आउटलाइन में क्या होती है, हमारी सिर्फ हेडिंग्स होती हैं। ऐसे में जाके जो है हम उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। Then we have fourth, divide the points into paragraphs without giving any subheadings. हाँ, अच्छा ऐसे में जो है जब आपने ऐसे लिखना है तो आपने हेडिंग्स नहीं देनी। बहुत से बच्चे हेडिंग्स भी दे रहे होते हैं बट दैट इज़ नॉट अ वेरी करेक्ट वे। जब आप मैच्योर क्लासेस में चले जाते हैं तो ऐसे में आप हेडिंग्स नहीं यूज़ कर रहे होते। अभी जो तीसरा पॉइंट भी मैंने आपसे शेयर किया, दूसरा और तीसरा, मैंने आपको कहा कि हेडिंग्स जो है वो आपने सिर्फ रफ वर्क में लिखनी है। जब आपने एक्चुअल नीट ऐसे लिखना है तो आपने हेडिंग्स नहीं देनी। लेकिन ये है कि जो जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिख लेना है। यानी हर पैराग्राफ जो है वो डिफरेंट थॉट पे हो। हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग आपके अपने जहन में हो कि मैं ये इस हेडिंग पे पैराग्राफ लिख रही हूँ। फिफ्थ वन, फर्स्ट राइट द इंट्रोडक्शन विच इज़ यूजली 1 पैराग्राफ। सबसे पहले जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारे ऐसे राइटिंग पे ही अगर हुआ तो उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, इतना तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ का होता है और उसमें जो है वो आप ऑन द होल ऐसे में क्या लिखने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल शॉर्टली जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। सिक्स वन, मूव ऑन द बॉडी एक्सपेंडिंग ईच मेन पॉइंट इनटू 1 पैराग्राफ। फिर आप क्या करते हैं, वो स्पोर्टिंग डिटेल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, मेन बॉडी में हर डिटेल पे एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं और इस तरह जो है वो ऐसे आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स का बन जाता है। देन राइट द कंक्लूजन विच टू इज़ यूजली 1 पैराग्राफ। ठीक है, आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा, फिर आपने जो है वो मेन बॉडी लिखी एंड देन वी हैव कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन की तरह जो है वो कंक्लूजन भी एक पैराग्राफ का होता है। सो एडिटिंग स्टेप्स, ये कुछ एडिटिंग स्टेप्स हैं, बहुत शॉर्ट हैं। सो आई एम गोना शेयर विद यू। चेक योर स्पेलिंग। जब आपने ऐसे लिख लेना है तो आपने अपने स्पेलिंग, आप लाजमी अगर आपको 10 मिनट मिले हैं ऐसे लिखने के लिए तो आप उसे 8 मिनट्स में लिखें।
एंड वाले 2 मिनट हैं, आप उसको जो है वो रिव्यू के लिए रख लें, या रीडिंग के लिए, या जल्दी से जो है वो एक नज़र दोहरा लें कि कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं होगी। तो आपने अपने स्पेलिंग चेक कर ले हैं, चेक योर ग्रामर, अपना ग्रामर चेक करनी है कि कहीं कोई टेंसेस की मिस्टेक तो नहीं है। रीड योर ऐसे अगेन, लास्ट 2 मिनट्स में क्या करना है, अगर 10 मिनट है तो लास्ट 2 मिनट्स रखें, अगर जो है वो 20 मिनट्स मिले हैं तो 15 मिनट्स में रखें, और 5 मिनट में कोशिश करें कि सारे ऐसे को आप दोबारा से पढ़ लें। मेक श्योर ईच सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, और हर सेंटेंस का जो है वो सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। आपको पता है सेंटेंस के जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। मेक श्योर योर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स अग्री विद ईच अदर, और कोशिश करनी है ग्रामर आपकी बहुत 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 अच्छी हो। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपका वीक है तो आपके ऐसे पे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपके वर्ब्स होने चाहिए, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब्स भी प्लूरल इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, ये लाजमी आपको आना चाहिए। देन चेक द वर्ब टेंसेस ऑफ ईच सेंटेंस, फिर आपने जो है वो वर्ब जो का सेंटेंस का मेन पार्ट होता है तो आपने दोबारा उस पर फोकस करना है कि क्या वर्ब मैंने बिल्कुल करेक्ट वे से इस्तेमाल किया हुआ है, प्रेजेंट वर्ब है तो प्रेजेंट ही इस्तेमाल किया हुआ है, पास्ट इस्तेमाल होना है तो क्या मैंने पास्ट ही इस्तेमाल किया हुआ है। देन मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस मेक सेंस, और ये बात जहन में रखें कि हर फ़िक्रा आपका जो है वो एक्सप्रेसिव हो, कोई ऐसा फ़िक्रा एक सेंटेंस भी इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, हर सेंटेंस आपका जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए। सो दीज वर दी एडिटिंग स्टेप्स, ये इसके लिए आपने लाजमी जो है वो टाइम निकालना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं लास्ट मिनट तक जो है ऐसे पेन चलाते रहते हैं, उनका दिल करता है कि बस 2 मिनट और ही मिल जाए और जो है वो ज़्यादा लिख ले। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने ज़्यादा एफिशिएंट स्टूडेंट बनना है। अगर आप ऐसे थोड़ा सा कम भी लिखा गया है तो कोई बात नहीं, आपने लास्ट 2 मिनट में उसको रिव्यू लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप उसको रिव्यू नहीं करते, आपने ज़्यादा लंबा लिख लिया लेकिन मिस्टेक से भरा पड़ा है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने शॉर्ट लिख लिया लेकिन उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर बेटा आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। होपफुली यू हैव गॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज वर द थिंग्स दैट आई विश टू शेयर विद यू पीपल। आज हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेस पढ़ी, सबसे पहले हमने एसे की डेफिनेशन पढ़ी, then we got a difference between essay and a paragraph, and then we studied about the characteristics of a paragraph, and they were mainly 5, and then we came to know about the checklists of essay writing or steps of essay writing, and the last one we studied editing steps, that when we are done with our essay what should we do, we should edit some things, and these are the editing steps. So happy reading and happy writing as well from my side। आपने क्या करना है, आपने 1 मिनट पर रूल्स को फॉलो करते हुए एक ऐसे लाजमी लिखना है, और इसके बाद इस टॉपिक के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, एंड हैप्पी स्टडी। अल्लाह हाफिज़।